खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को एक दिवसीय भ्रमण पर जनपद चंपावत पहुंचे। उन्होंने जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्र सरयू घाटी, काली घाटी, पंचेश्वर घाटी, रोसाल तथा तामली आदि विभिन्न क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके पश्चात NHPC गेस्ट हाउस बनवसा में जनपद के अधिकारियों के साथ बैठकर मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों तथा अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य बनाने तथा पुनर्निर्माण कार्यों की अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। इससे पूर्व मुख्यमंत्री जनता से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान जनता द्वारा मुख्यमंत्री को विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन दिया गया। मुख्यमंत्री ने जनता को उनकी हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। आप सबकी त्वरित एक्शन के कारण से त्वरित एक सहायता के रूप में जो हम लोग पहुंचते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपदा का जो प्रभाव है, जो हानि हो जाती है वो तो हो जाती है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो कम होता है। जल्दी से निर्माण के कार्य, पुनर्निर्माण के काम चलते हैं। और प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया था कि हमारे राज्य में हमको जो मानक बने हैं आपदा के, उसमें बहुत कम धनराशि मिलती थी अभी तक, सड़कों के लिए, अस्पताल के लिए या सरकारी बिल्डिंग के लिए या घरों के लिए। अभी उस धनराशि में काफी बड़ा परिवर्तन हुआ है कि आप सबको वास्तव में पिछले दिनों हुई बरसात के उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में भारी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जगह जगह काफी नुकसान हुआ है, लेकिन उनकी टीम निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे सभी जिलों में जाकर नुकसान का बारीकी से निरीक्षण करेंगे और सभी अधिकारियों को यह दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द सभी जगहों पर स्थिति को सामान्य किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में सभी कार्य सुचारू रूप से हो सकें। अलग अलग स्थानों पर हुआ है और जहाँ भी इस प्रकार का नुकसान हुआ है, मैंने कोशिश की है कि वहाँ पर पहुँचूँ। पिछले दिनों में बूढ़ा केदार क्षेत्र में, घनसाली क्षेत्र में, गुलपुर क्षेत्र में, केदार घाटी में और चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र में मैं स्वयं पहुँचा था। आज मैं वहाँ चंपावत भी जा रहा हूँ और वहाँ पर जाने के बाद, उस सर्वेक्षण के बाद मैं वहाँ अधिकारियों से वार्ता करूँगा कि जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है जल्दी से जल्दी वहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य और आपदा से होने वाला जो भी नुकसान है उसकी जल्दी से जल्दी जो है जनजीवन को पुनः बहाल किया जाए, पुनः पहले जैसी स्थिति में लाया जाए। उसके लिए हमारा आपदा प्रबंधन विभाग पहले से काम कर रहा है और मैं भी जाकर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर का दौरा किया। मुख्यमंत्री के हेलीपैड से रोड शो के दौरान स्टेडियम पहुंचने पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में 27 सितंबर तक आयोजित होने वाले 5वें स्टेट ओलंपिक खेलों का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एवं ओलंपिक ध्वज फहराकर विभिन्न जनपदों से आए खेल दलों के मार्च पास्ट की सलामी ली और शुभांकर व मेडल का अनावरण कर खेलों का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पंचम राज्य ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए सभी खिलाड़ियों, जिला प्रशासन, राज्य ओलंपिक संघ को बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये दिन हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उत्तराखंड के 5वें राज्य खेलों का शुभारंभ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य खेलों का ये आयोजन उत्तराखंड के खिलाड़ियों को न सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देगा, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रेरित भी करेगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाना नहीं, बल्कि उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र सहित सभी मेहनती और समर्पित खिलाड़ियों को एक सक्रिय मंच प्रदान करना है, जिसके द्वारा वे अपने खेल को एक नई दिशा प्रदान कर सके। शुभारंभ हो रहा है। पिछले दृष्टि से लगातार आयोजन हो रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय खेल हैं, राष्ट्रीय खेलों की भी अच्छी तैयारी है और उसके लिए भी एक अच्छा फील्ड बनेगा। हमारी जो यहाँ की प्रतिभाएँ हैं उनको अभी से तैयारी करने का अच्छा मौका मिलेगा, अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। मैं सभी खिलाड़ियों को, उसके आयोजकों को, हमारे कोचों को, खेल संघों से जुड़े हुए सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
खेलों के विकास के लिए, खिलाड़ियों के उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। इसलिए हम नई खेल नीति भी लेके आए हैं। खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन के लिए हमने अनेक काम किए हैं। आउट ऑफ टर्न व्यवस्था की है। खेल कोटा पहले बंद हो गया था, वो फिर शुरू किया है मुख्यमंत्री ने, खिलाड़ी योजना प्रारंभ की है। ऐसी अनेक योजनाएं। उत्तर प्रदेश हरियाणा की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी लोक संपत्ति और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से ही नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा के गैरसैंण में मॉनसून सत्र के दौरान पारित हुए लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद इस कानून के तहत प्रदेश में प्रदर्शन के दौरान संपत्ति को जो प्रदर्शनकारी नुकसान पहुंचाएगा उसकी भरपाई प्रदर्शनकारियों से ही की जाएगी। जबकि इस कानून के तहत 8 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस कानून की राज्य को जरूरत थी, क्योंकि राज्य में काफी शांति थी, लेकिन पिछले कुछ समय से कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि इस कानून के आने से अब ऐसी घटनाओं में भी कमी आएगी। आप सभी का धन्यवाद पड़ेगा उससे आपको। उत्तराखंड राज्य बहुत ही हमारा एक मेल मिलाप से रहने वाला, प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है। यहाँ पर दंगा है, उपद्रव है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, इनका कोई स्थान नहीं है। कुछ एक समय पर पहले के समय में हुआ है कि कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, राज्य का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होना तो बहुत दूर की बात, कोई सोचे भी ना है। इसलिए दंगारोधी कानून एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता मिल गई है। राज्यपाल महोदय ने भी कल अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर दी है और इसके लागू होने के बाद अब कभी भी कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उसके दंगे से होने वाले नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। और मैं समझता हूँ ये राज्य के लिए, हमारे लिए जरूरी। पूर्व उत्तराखंड डीजीपी अनिल रतूड़ी द्वारा लिखी गई खाके में स्थित प्राज्ञ पुस्तक का सीएम धामी ने विमोचन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पूर्व उत्तराखंड डीजीपी अनिल रतूड़ी ने अपने कार्यकाल में पूर्ण निष्ठा, निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा राज्य में दी है और वह एक गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सभी को इस किताब को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पुस्तक आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इसी के साथ सीएम धामी ने पूर्व उत्तराखंड डीजीपी अनिल रतूड़ी को शुभकामनाएं दी और उन्होंने ऐसी पुस्तक को लिखा। महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस के श्री अनिल रतूड़ी जी की आज पुस्तक खाकी में स्थित है, उसका आज ये विमोचन था। और वो ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने पूरे जीवन भर अपनी जीवटता से काम किया है, अपने कर्तव्य को निभाया है, हर मुश्किल और कठिन चुनौती का सामना किया है। वो सारे अनुभव उस पुस्तक में हैं और निश्चित रूप से पुस्तक और हमारे दोनों दंपति अनिल जी और राधा जी, हमारे सभी अधिकारी वर्ग के एक मिसाल के रूप में उनका जीवन है, सादगी है। ये पुस्तक बहुत अच्छी है। ये हमें खुद भी मैं कहता हूँ कि सबको पढ़नी चाहिए, आप सब लोगों को भी पढ़नी चाहिए और अपने बच्चों को भी देनी चाहिए। निश्चित रूप से उनके भविष्य के निर्माण में कठिन चुनौतियों में काम आएगी। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। कुछ अपनी पुलिस यात्रा के कुछ चुनिंदा ऐसे मैंने कुछ घटनाएं इसमें रखी हैं, संकलित की हैं, जो आम पाठक को रोचक लगेंगी, ऐसा मेरा विचार है। और कुछ उस कालखंड के कुछ इतिहास या सामाजिक इतिहास हम कहें, उसका भी कुछ परिचय देंगी। और आने वाली जो पीढ़ी है या जो वर्तमान में युवा पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी हैं, संभवतः उनको भी इस अनुभव से अपने भविष्य में जो सामने चुनौतियां प्रतिदिन प्रशासन पुलिस के समक्ष आती हैं, उनको भी कदाचित इससे कुछ लाभ मिले, ऐसा मेरा आशय है। बाकी पाठक पर है, मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ा फेवरेट ये है कि निरंतर मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया इस कठिन डगर पर। मेरे ख्याल से वो मेरा सबसे फेवरेट इसमें पूरे जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण है। एक पुलिस अधिकारी की जीवन और ख़ास तौर से जिस प्रकार के रास्ता मैंने चुना, वो बहुत कठिन डगर है। उस डगर पर आपका
तिरुपति बालाजी में प्रसादम को लेकर उठे विवाद के बाद अब उत्तराखंड में भी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। पर्यटन एवं धर्मसय मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे सभी स्थानों पर जांच की जाए जहां पर मंदिर का प्रसाद या भोग बनने का कार्य होता है। पर्यटन मंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पर ऐसी किसी भी अपराध की जगह नहीं है कि इसकी पूरी जांच हो और जांच के बाद हम तो प्रतीक्षा करेंगे रिपोर्ट के ऊपर। और निश्चित रूप में आज भी हम कल ही से हिदायत हम दे रहे हैं कि जहां भी हमारी रसोइयां हैं और भगवान का जो भोग बनता है वो पवित्रता से बने और कोई भी ऐसी मिलावटी चीज जो है वहां रसोई के अंदर ना पहुंचे। तो चलिए, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दक्षिण के तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम के नाम पर उठे विवाद के बाद उत्तराखंड के चारों धामों में भी प्रसाद के नाम पर मिलने वाले भोग को लेकर कई लोग सवाल उठाने लगे हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि उत्तराखंड में चारों धामों में कहीं भी प्रसाद के रूप में लड्डू नहीं मिलते हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड में सभी धामों में प्रसाद के रूप में सूखा प्रसाद दिया जाता है। इसके अलावा एहतियात के तौर पर बीकेटीसी ने सभी पदाधिकारियों और मंदिरों के प्रबंधन समितियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। देखिए, हमारे यहाँ जो भी प्रसाद वितरित किया जाता है सभी मंदिरों में, प्रमुख मंदिर है, बद्रीनाथ जी है, केदारनाथ है, वहाँ पर सूखा प्रसाद वितरित किया जाता है। चने की दाल होती है, मेवा होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं और चौलाई के लड्डू बद्रीनाथ धाम में प्रसाद में वितरित किए जाते हैं। लेकिन उनमें भी किसी प्रकार से तेल घी इत्यादि का प्रयोग नहीं किया। भविष्य में ये सब चीजें ना हो, पहले से ही सतर्क रहने के लिए निश्चित रूप से हम समय समय पर जो भी हमारे यहाँ प्रसाद वितरित होता है उसके क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान देते हैं और उसके लिए हम निरंतर समय समय पर उनकी चेकिंग इत्यादि करते हैं। तो भी आवश्यक मानक होते हैं। हल्द्वानी में भाजपा द्वारा एक बैठक आयोजन किया गया जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी भाग लिया। बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 25 सितंबर तक भाजपा का प्रथम चरण में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में संगठन के अनुरूप 19 जिले हैं और सभी जिलों के एक एक मंडल में जाकर वे सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे और इस बार प्रथम चरण में 30 लाख लोगों की भाजपा में सदस्यता का लक्ष्य रखा गया है। पर्व के तहत हमारा सदस्यता का अभियान का प्रथम चरण चल रहा है जो 25 सितंबर तक दीनदयाल जी की जयंती तक चलेगा। उस दृष्टि से प्रदेश के सभी पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी तय किया है कि मैं पूरे प्रदेश के जो हमारे संगठन में 19 जिले हैं, प्रत्येक जिले में जाकर एक विधानसभा एक मंडल में मैं समीक्षा करूँगा। क्योंकि मुझे बताते खुशी है कि अभी हमने लगभग 7 लाख सदस्य हमारे आज की तारीख तक बन चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम 50% प्रथम चरण में पूर्ण कर दें। तो लगभग 30 लाख के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और उस दिशा की और कार्यकर्ताओं का सदस्यता का अभियान में जुटना ये सब कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने का विषय है। और हर वर्ग, हर जाति, हर क्षेत्र के नागरिकों को हम जिनके 18 साल उम्र हो चुके हैं उनको भाजपा से जोड़े, उस दृष्टि के कार्यक्रम इस बीच हमारे चल रहे हैं। पहली बार तो बचाने को विषय होता नहीं है। केंद्र जहाँ न्यायालय में भी सरकार जो पैरवी कर रही है उसके रिजल्ट आप देख रहे हैं। आज कुर्की तक उनके घरों के अंदर हो चुकी है और मैं तो कि हर अपराधी वो किसी भी रूप में छूटना नहीं चाहिए, उसके लिए सरकार और जो एजेंसियां हैं वो काम। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने आपदा में क्षतिग्रस्त गोला पुल और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गोला पुल और स्टेडियम के हुए नुकसान को बारीकी से देखा और उन्होंने NHI PWD सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ सुरक्षा के उपाय को लेकर चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कमिश्नर एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने बताया गोला पुल को हल्के वाहनों के लिए 20 दिन के भीतर खोल दिया जाएगा, जिसको लेकर उनके द्वारा NHI के अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। इस तरीके से है कि आप जानते हैं कि शहर के बीचों बीच से गौड़ा रिवर बहती है और इसमें बहुत सारी एजेंसीज अभी हो गई हैं जिनके प्रॉपर्टीज़ को डैमेज हो रहा है। इसमें एक NHI है जिनके ब्रिज के अप्रोच को डैमेज हुआ है। PWD की जो सड़क है जो ब्रिज को जोड़ती है उसको भी डैमेज हुआ है। स्टेडियम के कुछ पोर्शन में मोर देन 300 मीटर्स की लंबाई में
भी हमारी जो लैंड है वो बह गई है, और ऊपर की तरफ भी कुछ नेचुरल स्पर्स बन गए, जिससे कि नदी का जो बोल्डर स्टेज में नदी रहती है इसका फ्लो अनसर्टेन रहता है। तो इन सब को देखते हुए दो चीज़ें चाहिए। एक तो क्योंकि यहाँ पे चुगान पहले से वन निगम करती है, तो वो चुगान भी जो हो तो उस तरीके से इसका सुपरविजन अभी हम जो करते हैं, चुगान एक तरीके से बहुत टेक्निकली इसको सुपरवाइज उस तरीके से नहीं किया जाता। तो इस बार मैं ये भी इसमें कुछ मैकेनिज्म यहाँ से शासन स्तर से बनाएंगे, जिसमें कि ये जो हो एक्चुअली यहाँ पे इसको हम चुगान कहते हैं, नदी का फ्लो बीच में रहना चाहिए। दूसरा, अभी पीडब्ल्यूडी ने जो अपनी स्टडीज़ यहाँ से कराई हैं सॉइल की, वो पंतनगर से फिलहाल दी गई। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने नैनीताल जिले की जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम क्षेत्र में लगाए जा रहे जन समाधान दिवस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले जन समाधान दिवस पर ना तो सही समय पर विधायक को जानकारी दी जा रही है और ना ही फरियादियों को सही तरीके से सुना जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जिलाधिकारियों भाजपा के पदाधिकारी को बगल में बैठकर जनता दरबार लगाकर एक प्रिंसिपल की तरह फरियादियों से व्यवहार कर रही है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो मंत्री विधायकों व पूर्व नेताओं की भी जिला अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे में भाजपा द्वारा उन्हें खुद ही मेयर का टिकट दे देना चाहिए। जब जिले में वही सर्वे सर्वा है तो भाजपा को जिला अधिकारी को मेयर का चुनाव लड़ा देना चाहिए। यही नहीं, विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि इसी तरह के अधिकारी भाजपा के नैया डुबाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे अधिकारियों के बदौलत बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। देखिए, ये जो नगर निगम के चुनाव से पहले ही ठीक, चलो वार्डों की याद आई, डीएम दरबार लग रहा है। पहली जो इनकी मीटिंग हुई उसकी तो मेरे को सूचना भी नहीं मिली कि वार्ड नंबर 1 से 10 तक की बैठक होनी है। दूसरी, जब वार्ड 10 से 20 की जब ये जनता दरबार की बात हुई तो एक शाम पहले हमारे जो नगर आयुक्त साहब हैं उनका व्हाट्सएप पे मुझे संदेश आया। अब तीसरी जो हुई, इसका एक दिन पहले वहाँ से पत्र आया, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हफ्ते भर पहले से पता है, 10 दिन पहले से कि काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा स्वच्छता पखवाड़े के रूप में हर साल मनाती है। इसी क्रम में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भाजपा कार्यकर्ता और स्कूल के बच्चों के साथ मंडी परिसर में सफाई की और उसके बाद एक रैली निकाली। रैली मंडी चौक से शुरू होकर मुख्य बाजार से होते हुए डाक पत्थर चौक पर खत्म हुई। विधायक ने रैली में शामिल सभी संगठनों और बच्चों को शपथ दिलाई कि वे अपने आसपास में गंदगी नहीं फैलाएंगे और गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत का जो सपना लाल किले की प्राचीर से देखा था, उसे सफल बनाने के लिए समय समय पर सभी सामाजिक संगठन और लोग स्वच्छता अभियान चलाते रहते हैं। एक निरंतर प्रक्रिया है, वो तो भारतीय जनता पार्टी का स्वच्छता पखवाड़ा है, लेकिन बाकायदा जो स्वच्छता मिशन है उसके लिए बाकायदा सरकारी तौर पर भी जिस कार्यक्रम को जिसको रीस्टार्ट करने का काम मुख्यमंत्री जी ने परेड ग्राउंड से किया है, तो उस क्रम में जितने भी हमारी पंचायतें, लोकल बॉडीज है, सामाजिक संगठन हैं, जितने भी संगठन हैं, सबसे हमने आह्वान भी किया। और आज नगर पालिका परिषद विकासनगर की तरफ से इस हमारे क्षेत्र के अनेकों शिक्षण संस्थान के छात्र छात्राओं को भी इस अभियान में सम्मिलित करके और इस रैली का आयोजन किया गया है, ताकि रुड़की में किसानों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है। किसानों ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले तहसील परिसर स्थित सीपीयू कार्य का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की कि किसानों ने वाहनों के चालन में हुई अत्यधिक वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन टिकैत के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि किसान आज भूखे मरने की कगार पर हैं। जहां एक तरफ विद्युत विभाग के द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के सीपीयू विभाग के द्वारा भी किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष विजय कुमार शास्त्री ने कहा है कि पुलिस के द्वारा वाहनों के मनमाने चालान काटे जा रहे हैं। किसान मजदूर इन भारी भरकम चालान भरने में असमर्थ हैं। उन्होंने धमकी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी 1 अक्टूबर को अपनी मांगों को लेकर देहरादून में किसान पंचायत करेंगे। पिछले 10-7 दिन से हमारा धरना चल रहा है विद्युत विभाग के कार्यालय पे, वो भी किसानों को काट रहे हैं। वे इंतहा बुरे तरीके से बिल भेज रहे हैं।
जो मान लीजिए किसान का 60,000 का बिल बना, उसका 1.5 लाख रुपए बिल भेज रहे हैं, वो भी गर्दन काट रहे हैं। इधर सीपीयू गर्दन काट रही है किसानों की, किसान की, मजदूर की, आम आदमी की भी। अगर आप पत्रकार न हो तो आपके भी काटेंगे ये। तो भैया उत्तराखंड राज्य छोटा सा राज्य है, इतनी आय है नहीं गवर्नमेंट की। विधायकों की तनख्वाह बढ़ा दी इन्होंने, सभी विपक्ष के भी, पक्ष के भी, कोई विधायक ने विरोध नहीं किया। किसी विधायक ने, एक आध विधायक ने किया है कांग्रेस के, तो शायद कोई नाम दिमाग में नहीं आ रहा है। जितना भी सीपीयू पैसा। तो चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।